हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 11/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे केवल जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 16 है। इससे पहले 15 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए कि आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने कब किए, तो 1869 में आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किया तो इसे जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो 1900 जर्मन पत्रिका में 1972 में क्या हुआ था, इसे प्रकाशित किया गया था। अगर बात की जाए कि आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यक्त किया गया है, तो उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किए गए थे मेंडलीफ के अनुसार। और मेंडलीफ में आवर्त सारणी दिए थे उस वक्त कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे खासे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं। तो यहाँ इतना याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शताब्दी में किस पद के रूप में जाना जाता है? वो क्या है? वेग है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि वेग कहते किसे हैं, तो विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग किसे कहते हैं? तो वेग कहते हैं विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अगर पूछा जाए कि इसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। और समय का एसआई मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसका ऐसा वेग का एसआई मात्रा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसे ऐसे या ऐसे मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। और विस्थापन की बात है तो चलिए विस्थापन के बारे में जान लेते हैं कि विस्थापन कहते किसे हैं। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और बात की जाए त्वरण, ऑप्शन बी देखते हैं। तो त्वरण है, तो त्वरण कहते किसे हैं? तो वेग में त्वरण कहते हैं। वेग बटे विस्थापन को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ऐसे सूचित किया जाता है, इसलिए v बाई क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? अभी हम निकाल के बताएं कि v यानी वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और सेकेंड इसका भी हो जाएगा समय का गुने सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। वेग का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति के संबंध में असंगति है कि क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो पहले पीरियड में यानी आवर्त में कौन रखा गया है? हाइड्रोजन, जिसे 17वें वर्ग यानी समूह में भी रखा जा सकता है। 17वें अगर बात की जाए कि 17वें समूह में कौन से तत्व आते हैं, तो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब क्या आते हैं? 17वें समूह में आते हैं, जिससे क्या कहते हैं? हैलोजन गैस कहते हैं। हैलोजन याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 13 kg के द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है क्या दिया गया है। तो m दिया गया है कितना? m दिया गया है 13। और v दिया गया है कितना? वेग यानी वस्तु का वेग कितना दिया गया? 5 दिया गया है। अब पूछा गया है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को के से सूचित करते हैं यानी काइनेटिक एनर्जी से कहते हैं इंग्लिश में। इसके बराबर वाट ये पूछा गया है। तो हम जैसा कि जानते हैं, अगर नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा कि ई बराबर होता है हाफ mv² होता है। तो हाफ ही रह जाएगा। m का मान कितना दिया गया है? 13 दिया गया है, तो 13 यहाँ रख देंगे। और v² है, तो v का मान कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, तो v² है, इसे 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 13 × 5 = 65,
65 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 पचे 65 गुने 5 बाई 2। जब इसे गुना करेंगे तो 50 25 6 पचे 30 और 2 32, यानी कि इतना आ जाएगा। जब इसे 2 से भाग करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 162.5 जूल। यही हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो देख, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो देख लेते हैं 162.5 जूल कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी देखते हैं। तो 162.5 जूल है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परम मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 7% है। यह क्या है, गलत है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा करेक्ट आंसर, और बी सी और डी क्या है, सही है। यह मस्तिष्क का अग्र शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। और सी देखते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं जिसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान तो 40 होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। मगर यहाँ पूछा जाता है कैल्शियम का संकेत क्या होता है, तो इसे सी से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 20 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थिति समय के बीच संबंध का समीकरण है। वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT²। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। समीकरण के 3 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है V बराबर U प्लस AT। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, याद रखिएगा, यह समय और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। और दूसरा नियम है S बराबर UT प्लस हाफ GT या AT² होता है, जो कि समय और स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। यही पूछा गया था, समय और स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है, तो यही था। और तीसरा नियम है V² बराबर U² प्लस 2AS होता है, यह स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन बता दिए कि वेग का पहला नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है, समय और वेग के बीच। दूसरा क्या बताता है, समय और विस्थापन स्थिति के बीच। और तीसरा बताता है स्थिति और वेग के बीच। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। जो टूट फूट जाता है, जो प्लास्टर किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। यह कॉमन हो गया है, इसलिए इसे न पूछकर इसे घुमाकर पूछा जाता है। या फिर क्या होता है, 2CaSO4 H2O होता है, इंटू H2O होता है। यह पूछा जाता है, इस प्रकार के घुरा कर पूछा जाता है। याद रखिएगा, जब हम जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है CaSO4 2 इंटू 2H2O होता है। जब इसे हम 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम सूत्र होता है CaSO4 हाफ इंटू हाफ H2O होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह बता देते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O होता है। और जब इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर डैश के तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो 24वें तीर्थकर थे महावीर, केवें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है और जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकेंड लगता है। तो मान लीजिए जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब भूमि पर टकराने के दौरान उसकी गति क्या होगी। तो इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें देखना होता है क्या क्या दिया गया है। तो टी दिया गया है कितना 0.7 सेकेंड दिया गया है, और जी दिया गया है, जी कितना दिया गया है 10 दिया गया है, और भी कितना हो जाएगा, भी होता है अंतिम वेग, तो यही पूछा गया है। और शुरू का वेग होता है यू, क्या होता है शुरू का वेग होता है। तो यू दिया गया है क्या 0, क्योंकि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर जब रहता है तो ऊपर कोई भी चीज स्थिर है तो उसमें क्या हो गया प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए उसका प्रारंभिक, तो इसका सूत्र बैठेगा v बराबर u प्लस AT या फिर GT स्क्वायर होता है। ये भी क्या हो गया अंतिम वेग, यह होगा प्रारंभिक में, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 होगा, 0 हो जाएगा, प्लस जी का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, टी का मान कितना दिया गया है 0.7, तो यहाँ 2 है तो 0.7 लिख सकते हैं। फिर यूटी प्लस यहाँ सूत्र होता v बराबर यू प्लस जी टी होता है। क्या होता है यू प्लस जी टी होता है। v क्या हो गया अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, जी हो गया तो गुरुत्वीय त्वरण, और टी हो गया समय। तब भी तो अंतिम वेग का निकालना ही है। शुरू का वेग कितना हो जाएगा 0 होगा, प्लस जी का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, और टी का मान कितना दिया गया है 0.7 सेकेंड दिया गया है। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 10 बटा में आएगा, तो 10 से 10 खत्म, यानी भी बराबर अंतिम वेग बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसलिए इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। तो ऑप्शन डी देखते हैं, तो 7 मीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो कौन सा नियम हो जाएगा जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो क्या हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगर यहाँ से पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो मेडलिफ ने दी, मेडलिफ नहीं मॉसले ने दी। कब दी 1913 में दी। कब दिए थे 1913 में दिए थे। जिसमें अभी कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है, कुल कितने तत्व है 118 है, जिसमें से 90 क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा, और धातु की संख्या कितना हो जाएगा 20 गो, और उप धातु की संख्या 7 गो। तो सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो सभी को जोड़ते हैं 91 वो है तो सभी को जोड़ते हैं तो 118 आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस का प्रभावित रंग डैश होता है, तो कैसा होता है बैगनी होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापरा मेला आयोजित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है पंजाब में। छापर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है पंजाब में, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, उसके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन ए इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब कैसे निर्भर नहीं करता है तो वो जान लेते हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है कैपिटल G m1 इंटू m2 बटे आर के स्क्वायर, आर के स्क्वायर होता है।
तो यहाँ जी क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और जी क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, ई एम क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और ये भी द्रव्यमान हो गया, और आर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो यहाँ एम देखिए, एम क्या है, इंटू में है, M1 इंटू M2 क्या है, इंटू में है, जबकि यहाँ बोला गया था उनके द्रव्यमानों के योग के, तो यह तो होता नहीं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो किसका होता है, तो सोडियम का होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। सोडियम का क्वथनांक एवं घनत्व क्या होता है, निम्न होता है, इसलिए इसे चाकू से काटा जा सकता है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, इसे Na से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए रेटिना कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि इसका कारण क्या होता है जो रेटिना के पीछे बनता है, तो इसका कारण यह होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। नेत्र लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, वो भी घट जाती है, मगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन के किस अपव्यय की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान है? तो किसका है, तो फ्लोरीन का है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है, प्रतिरोध के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील समूह मूलतः तत्व है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 17 में हम बता चुके हैं कि कौन से तत्व आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी में किसकी फसल सर्वाधिक होती है, तो कपास की फसल सर्वाधिक होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फूल के क्वेश्चन है, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? तो क्या नहीं होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो विस्थापन। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। वो कैसे होता है, तो देख लेते हैं। क्योंकि W बराबर यानी कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल यानी कार्य जो है किसके समानुपाती है, बल के भी और विस्थापन के भी। जब विस्थापन 0 तो क्या हो जाएगा, कार्य भी 0 हो जाएगा, इसलिए विस्थापन न होने पर कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती रहती है? तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे होता है, तो चलिए देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसे पीई से सूचित किया जाता है। पीई बराबर होता है mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। तो पी यानी पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके, एच के प्रोपोर्शनल है, एम के भी और जी के भी। तो एच के यहाँ बात की जाए तो एच बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऊंचाई बढ़ने पर क्या हो गया, पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था?
तो 1905 को हुआ था। किसके गवर्नर कौन उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म काल के निर्धारण तक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात पर लगाना है। तो किससे? समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से वर्गीकृत नहीं होता है? तो कौन है? एरीसिया। ऑप्शन बी जे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें देखना होता है क्या क्या दिया गया, क्या पूछा गया था। टी दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.04 दिया गया है। तो आवृत्ति पूछा गया, आवृत्ति को एफ या फिर यू से सूचित करते हैं बराबर वाट। तो टी बराबर होता है 1/f। याद रखिएगा, याद है तो ठीक है। इस पर चलिए मान बैठाते हैं। तो यहाँ पूछा गया एफ का मान, तो एफ बराबर यानी फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाएगा 1/t। तो 1 है, टी का मान कितना है? 0.04 है। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा 2 शून्य, तो इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 मतलब 25 चौका 100। तो 25 जो हो जाएगा, 25 क्या आएगा? हर्ट्ज जाएगा, क्योंकि आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। तो 25 हर्ट्ज हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों के खाद्य पदार्थों के परिसंचरण करता है? क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल ब्राजील की मुद्रा होता है, यानी करेंसी किसकी है? ब्राजील की रियाल है। अगर बात की जाए कि ब्राजील की राजधानी क्या होता है, तो ब्राजीलिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 2018 का था। तो उस समय का वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन। अब वर्तमान में बात की जाए कि 2020 में कौन है, तो ओम बिरला जी हैं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, इस सेट में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।